अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि ओरल कैविटी के अंदर और स्टमक के अंदर, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसके अंदर कैसे डाइजेशन मटेरियल की होती है। अब स्टूडेंट्स, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट होता है जिसको हम जिजिनम बोलते हैं, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक तीसरा पार्ट होता है जिसको हम इलियम कहेंगे। सो इसके अंदर ओवरऑल कैसे जिजिनम के अंदर डाइजेशन होती है, और फिर फर्दर हम देखेंगे कि इलियम के अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन मुकम्मल होती है। ड्यूडेनम के अंदर हमने देखा कि लिवर और पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस की वजह से तकरीबन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे या लिपिड्स थे या प्रोटीन्स वो डाइजेस्ट हो चुके थे। अब उसके बाद जो मटेरियल अभी भी अनडाइजेस्टेड होता है वो जिजिनम के अंदर और इलियम के अंदर आकर मुकम्मल डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर इलियम से एब्जॉर्ब भी हो जाता है टूवर्ड्स ब्लड। सो जिजिनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जो ड्यूडेनम से शुरू होकर इलियम तक जाता है, और इसकी लेंथ 2.4 मीटर है। सो काफी लेंथी पार्ट है। अगर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के हम 5 पार्ट्स करें तो ये जिजिनम जो है ये उसमें से 2/5 पार्ट बनाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर 5 पार्ट्स करें तो जिजिनम 2/5 पार्ट बनाता है। बाकी जितने भी लोअर 3/5 पार्ट हैं वो इलियम पर मबनी है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जहां से फूड ने अब्सॉर्ब होना है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो almost all the undigested food that enters inside the jejunum is completely digested by a variety of enzymes. एक ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है वो मौजूद होता है जिजिनम और इलियम के अंदर। खास तौर पर जिजिनम फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो है, और उसके अंदर वो जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, जितने भी अभी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स ड्यूडेनम से आगे मूव करते हैं उनको उस ग्रुप ऑफ एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स की एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। अमाइनो पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जो पॉलीपेप्टाइड पर एक्ट करता है। इसी तरह से इरिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड पर अमल करता है। इसी तरह से लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट्स के ऊपर एक्ट अपॉन करता है। एक और एंजाइम है जिसको कहते हैं माल्टेज, वो माल्टोज के ऊपर अपना इफेक्ट करता है, यानी माल्टोज को एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करता है। और लैक्टेज लैक्टोज के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी अमाइनो पेप्टाइडेट्स, इरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये वो वैरायटी और ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जिनकी मदद से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड ड्यूडेनम से जिजिनम के अंदर दाखिल होती है वो मुकम्मल डाइजेस्ट हो चुकी होती है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है इस डाइजेस्टेड फूड का एब्सॉर्ब होना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एब्सॉर्ब जहां पे होना होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड विलाई। उसके अंदर जाके अब्सॉर्ब होना है। विलाई कहां पे मौजूद होते हैं? विलाई मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट जो इलियम है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जिजिनम, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया लोअर 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। Ileum is the last part of small intestine. This ileum contains many folds inside it. यहां पे इस फिगर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये इलियम की अंदर वाली एपिथेलियल टिश्यू दिखाई गई है जिसके ऊपर काफी सारे फोल्ड्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये फोल्ड्स जो है अगर इनको हम जूम करके देखें तो हर एक फोल्ड इस तरह से एक बहुत बड़ी ही ट्यूब की शक्ल में नजर आता है जिसको हम विल्लस का नाम देते हैं।
ओवरऑल तमाम को मजमूई तौर पर विल्लाई कहा जाएगा। और अगर उसमें से एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम यहां पे देखें तो इस चीज को हम विल्लस कहेंगे। अब हर एक विल्लस बेसिकली एपिथेलियल सेल्स से कवर्ड है, और एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो दो चीजें मौजूद हैं वो ये हैं, ये जो ब्लू कलर की मैंने एक ट्यूब बनाई है, ये ब्लू कलर की ट्यूब असल में लिम्फेटिक सिस्टम की एक ट्यूब है, उसकी एक एक्सटेंशन है जिसे लैक्टियल का नाम दिया जाता है। अब लैक्टियल के ऊपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ये जो रेड कलर की मैंने आपको डायग्राम के अंदर इंडिकेशंस दी हैं, ये हैं ब्लड कैपिलरीज। यानी अगर इसको हम मार्कर को लैक्टियल समझ लेते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है, और ये लैक्टियल और इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क इसको फिर कवर कर रही है उसी विल्लाई के ऊपर पाए जाने वाले एपिथेलियल सेल्स। अब इन एपिथेलियल सेल्स को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इनकी सरफेस के ऊपर बेशुमार और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कहते हैं माइक्रोविल्लाई। यानी गौर से सुनने वाली बात है, खुद विल्लाई क्या चीजें हैं? विल्लाई वो स्ट्रक्चर हैं जो इलियम के अंदर पाए जाते हैं। इलियम के अंदर कैसे पाए जाते हैं? काफी सारे इस तरह से इलियम के अंदर फोल्ड्स हैं। जब इन फोल्ड्स को जूम करके देखते हैं तो हर एक फोल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली की तरह उभार अपने अंदर रखता है, जैसे ये नजर आ रहा है, इसको विल्लस कहते हैं। और विल्लस के अंदर क्या चीज है? लिम्फेटिक सिस्टम की एक ट्यूब, एक नाली जिसको लैक्टियल कहा जाता है, ये ब्लू कलर में मैंने आपको शो की है, और उसके ऊपर एक पूरा का पूरा कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। चूंकि फूड यहां से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होना होती है, इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम का नेटवर्क इसके ऊपर होना जरूरी है। और इस तमाम चीज को कवर कर रहे हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ विल्लाई। अब इन एपिथेलियल सेल्स को मजीद अगर माइक्रोस्कोपिकली यहां जूम करके देखें तो इनकी सरफेस के ऊपर काफी ट्यूब लाइक उभार मौजूद हैं जिन्हें माइक्रोविल्लाई कहा जाता है। सो इनसाइड द इलियम these folds, then from these folds the villi, and from these villi epithelial cells the microvilli। ये तीन चीजें वो हैं जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कौन कौन सी तीन चीजें हैं? अगर इलियम के अंदर जाकर देखें तो ये फोल्ड्स, और फोल्ड्स के ऊपर फिर पाए जाने वाले विल्लाई, और फिर विल्लाई के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले माइक्रोविल्लाई। ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो absorption of the food from where takes place? Absorption of the food takes place from the villi, and villi are present inside the ileum. Ileum is the last part of small intestine. अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के साथ लैक्टियल्स। ब्लड कैपिलरीज को तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सटेंशन है। सो व्हाट दीज लैक्टियल्स आर? स्टूडेंट्स, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम पर जानते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटर्निंग ऑफ ऑल ऑफ द लिक्विड एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जितना सर्कुलेटरी सिस्टम से फ्लूइड एस्केप कर जाता है, कहीं टिश्यूज के अंदर जो दरमियान में स्पेसेस हैं या सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेसेस मौजूद होती हैं, वो फ्लूइड वहां इकट्ठा हो जाता है। उस फ्लूइड को दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाने वाला सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। उस लिम्फेटिक सिस्टम की ही ये एक्सटेंशन है जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। So now you can understand what these lacteals are. यानी these lacteals belong to lymphatic system। और lymphatic system कौन सा सिस्टम है? जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इस तरह से हेल्प आउट करता है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से समटाइम लिक्विड्स एस्केप कर जाते हैं
वो लिक्विड्स जहां इकट्ठे होते हैं उसको दोबारा रिटर्न करने वाला सिस्टम टूवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। सो इस हर विल्लाई के अंदर, हर विल्लस के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और उसके अंदर फिर लैक्टियल मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सटेंशंस हैं और लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम की एक्सटेंशंस हैं। नाउ हाउ द मटेरियल्स आर एब्सॉर्ब्ड? डियर स्टूडेंट्स, इसको वैसे तो जनरली भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने उसको 3 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जो शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं यहां पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जाहिर है वो डिफ्यूज होंगे। और आप लोगों को पता है कि डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। अब अगर कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूजन के जरिए नहीं एब्जॉर्ब हो सकते ब्लड कैपिलरीज में, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कैपिलरीज में चले जाते हैं। कौन कौन सी चीजें? डियर स्टूडेंट्स, शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, आई मीन फ्रॉम द कैपिलरीज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किस प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसके ऊपर एनर्जी कोई नहीं लग रही होती, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मटेरियल मूव कर जाता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोग जानते हैं ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी एटीपी लगाकर वहां से मटेरियल भेजा जाता है। ये तो हो गई बात शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की। अब इसके बाद कुछ फैटी एसिड्स और कुछ ग्लिसरॉल वो भी यहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहीं से मुराद इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में से वो जज़ब होकर सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सारे के सारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यहां से जज़ब नहीं हो सकते। उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो एक कसीर मिकदार, एक ज्यादा मिकदार डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। लिहाजा उसको थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज प्रोपोर्शन यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर absorbed into the epithelial cells of the villi. I have told you these are epithelial cells of villi. यानी अब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का पाथवे जरा डिफरेंट है इन 2 स्टेप्स में से। पहला स्टेप यह था कि शुगर और अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज़ब हो जाते हैं। किस चीज में? कैपिलरीज में। दूसरा स्टेप हमने डिस्कस किया कि कुछ फैटी एसिड और कुछ ग्लिसरॉल वो भी यहां से जज़ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक ज्यादा मिकदार जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की वो डायरेक्टली जज़ब नहीं होते, लिहाजा वो पहले एपिथेलियल सेल्स ऑफ विल्लाई के अंदर आ जाते हैं। अब इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर वो क्या काम करते हैं? दे आर रिकम्बाइंड इनटू द फैट। सो वो फिर से जुड़ते हैं, यानी वो जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल वो एपिथेलियल सेल्स में जाकर जुड़ जाते हैं और फिर से क्या बनाते हैं? फैट। अब फैट बनाने के बाद फर्दर उन्होंने क्या काम करना होता है? फैट बनाकर फिर वो इस लैक्टियल के अंदर आते हैं। देखें, लैक्टियल का इंटरनल डायमीटर बड़ा है ब्लड कैपिलरीज की निस्बत, तो उनको डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाने के लिए इतनी स्पेस नहीं पैदा कर सकती। लिहाजा एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले स्टेप में इन एपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं और एपिथेलियल सेल्स में जाने के बाद वो आपस में जोड़कर क्या बनाते हैं? फैट। और फिर फैट्स जो होती हैं वो लैक्टियल्स के अंदर चली जाती हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट लैक्टियल, द एक्सटेंशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ये वो ट्यूब है, ये वो वेसल है जो लिम्फेटिक सिस्टम से बिलोंग करती है। सो वो फैट्स फिर लैक्टियल्स में चली जाती हैं। अब लैक्टियल्स के अंदर फिर वो कंबाइन करती हैं विद प्रोटीन्स, एंड यू नो whenever fats combine with protein they can form a conjugated molecule that is called lipoprotein.
यानी अब लैक्टियल के अंदर वो किस शक्ल में फिर आ गई, लाइपोप्रोटीन्स की शक्ल में आ गई। अब लाइपोप्रोटीन की शक्ल में वो होती हैं कि फिर से इन लैक्टियल्स की मदद से वो ब्लड को चली जाती हैं। जितनी भी लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये थोरैसिक रीजन ऑफ जो बॉडी होता है, यानी ये जो सीने का इलाका जो है, यानी एब्डोमिनल और थोरैसिक ये जो पार्ट्स हैं, उसमें से जो थोरैसिक पोर्शन होता है वहां पे एक बड़ी लिम्फ वेसल बनाकर फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये ब्लड के अंदर भेज दिया जाते हैं लाइपोप्रोटीन। कहां से? फ्रॉम दी थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट वो बड़ी डक्ट, वो बड़ी नाली है जो लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड रिटर्न करती है किसको? सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर पाए जाते हैं ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम्स। दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा एंजाइम्स। उन प्लाज्मा एंजाइम्स के जरिए वो लाइपोप्रोटीन्स हाइड्रोलाइज हो जाती हैं, यानी उनकी ब्रेक डाउन की जाती है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद उसको बॉडी को भेज दिया जाता है जहां उसकी जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए या स्टोरेज के लिए। ये है वो तरीका जिसके जरिए बड़े जो हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वो जज़ब होते हैं। एक दफा फिर से सुन ले कि यूजिनम के अंदर तकरीबन जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो एब्जॉर्ब हो जाता, वो जज़ब वो डाइजेस्ट हो जाता है, मुकम्मल डाइजेस्ट हो जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को हमने देखा अमाइनो पेप्टाइडेज, एरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। फिर जब मुकम्मल डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, और वो फूड एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन इलियम के अंदर। इलियम के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं विलाई। उन विलाई के अंदर जाकर ये फूड एब्जॉर्ब होना होती है। हमने विलाई का यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देखा है। फिर हमने ये देखा है कि सिंपल शुगर्स जो हैं और अमाइनो एसिड वो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज़ब हो जाती हैं इनटू दी कैपिलरीज, और उसके बाद सम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो भी यहीं से कैपिलरीज में से जज़ब हो जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक ज्यादा मिकदार जो है फैटी एसिड्स की और ग्लिसरॉल की वो पहले एपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं ऑफ विलाई, उसके बाद आपस में जोड़कर फैट्स बना देते हैं, और ये फैट्स यहां लैक्टियल्स के अंदर आती हैं। लैक्टियल्स के अंदर आने के बाद वो इन लैक्टियल्स में मौजूद प्रोटीन से जोड़कर लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट होती हैं, और वो लाइपोप्रोटीन्स थोरैसिक लिम्फ डक्ट के जरिए सर्कुलेटरी सिस्टम को भेज दी जाती हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहां ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा एंजाइम्स फिर उन लाइपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ही उसे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ वो लेकर चला जाता है, जहां पर इन लिपिड्स को या स्टोर कर लिया जाता है एडिपोज टिश्यूज बनाने के लिए, या एनर्जी पर्पस के लिए रेस्पिरेटरी चेन से गुजारकर इससे एनर्जी ली जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। यहां तक जितना भी हमने डिस्कस किया, इसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मुकम्मल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर कुछ वाटर वगैरह और ऐसी चीजों के एब्जॉर्प्शन हमने लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग तैयार करें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।